नाज़रीन को बताते चलें कि वज़ीर आज़म इमरान खान आज जो है वो सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सूफिया किराम की तालीमात के फ़रोग़ के हवाले से जो है वो तामीर की जाने वाली अल-कादरी यूनिवर्सिटी गए। वहाँ पर उन्होंने जो है वो शजरकारी मुहिम के तहत पौधा लगाया और उन्होंने वहाँ पर जो है वो कुछ इज़हार ख्याल किया। उन्होंने क्या कहा, आइए आपके साथ शेयर करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबको मैं खुशामदीद कहता हूँ। इस्लामिक बैंकिंग के भी लोग हैं और हमारे अपने भी फैकल्टी के भी लोग हैं और डॉक्टर आरिफ भट्ट जिन्होंने बहुत मदद की हमें नमल यूनिवर्सिटी में, जो इंशाअल्लाह वो मेरी एक ड्रीम है कि वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी पाकिस्तान की बनेगी। एक तो हमें मुल्क में तालीम की अहमियत, हायर एजुकेशन की अहमियत, हायर एजुकेशन एक्चुअली प्रोड्यूस करता है वो इंटेलेक्ट जो कि मुल्क को उठाता है और नॉलेज इकोनॉमी की तरफ लेके जाता है, तो उसका डायरेक्ट रेलेवेंस इकोनॉमी के ऊपर भी है और एक मुल्क की तरक्की के ऊपर भी है। लेकिन एक दूसरी पहलू है जो कि जिसके बगैर एक माशरा नहीं चल सकता आगे। ये जो भी सेनेट का इलेक्शन हुआ, इसमें जो सबके सामने कौम की जो चीज़ें आई कि मुल्क की लीडरशिप के ऊपर खरीदो फरोख्त हो रही थी जिस तरह कोई बकरा मंडी में लोग बिक रहे हो, और इसके ऊपर फिर जो इंसाफ का निज़ाम था उसने भी इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया। तो मैं ये क्यों कहता हूँ कि, और इस पे आता हूँ कि अल-कादर यूनिवर्सिटी, ये मेरी एक सोच थी बड़ी देर से कि एक ऐसी एक यूनिवर्सिटी होनी चाहिए जो लोगों को ये तो बताए कि इंसान और जानवर में फ़र्क क्या है। इंसान, जानवर तो दुनिया में आता है, खाता है, पीता है, बच्चे पैदा करके मर जाता है। इंसान अगर वो भी दुनिया में सिर्फ खा पी के बच्चे पैदा करके मर जाए तो उसमें और जानवर में क्या फ़र्क हुआ। इंसान के अंदर जब अल्लाह ने कहा था ना कि मैंने तुम्हें दुनिया की अजीम मखलूक अशरफुल मखलूकात पैदा किया, और फिर फरिश्तों को कहा कि इसके सामने झुको, और वजह बताई शैतान ने जब नहीं झुका कि तुम्हें नहीं पता इंसान को मैंने क्या सलाहियतें दी हैं। और मौलाना रूमी ने इसको इस तरह तर्जमा किया, इसका और वर्जन प्रेजेंट किया। मौलाना रूमी ने कहा कि इंसानों को कि जब अल्लाह ने आपको पर दिए हैं तो क्यों चूंटियों की तरह ज़मीन पे रेंग रहे हो। सो इंसान का बहुत बड़ा मर्तबा अल्लाह ने बनाया है। प्रॉब्लम यह है कि इंसान ज़्यादातर दुनिया में अक्लमंद जानवर की तरह फिरता है। अल-कादर यूनिवर्सिटी का मकसद क्या है कि ये जो हमारा जो दीन है ये कैसे लोगों की ज़िंदगी में रेलेवेंस लेके आता है। बदकिस्मती से मस्जिद में जो जाते हैं और जो मस्जिद से बाहर निकलते हैं उसकी रेलेवेंस नहीं होती, जो कि इस्लाम की जो बेसिक एक इंसान को कैरेक्टर बिल्डिंग होता है, उसमें अच्छे बुरे की तमीज़ बताता है, उसमें ज़िंदगी में आने का मकसद बताता है, वो मस्जिद के अंदर वो ट्रांसलेट नहीं हो रहा इंसान की ज़िंदगी के ऊपर। जब मोहम्मद अब्दू आज से कोई 125 साल पहले यूरोप गए तो उसने मिस्र में आके, जो मिस्र के रहने वाले थे, उन्होंने स्टेटमेंट दी कि यूरोप में गया, मुसलमान तो नहीं नज़र आए लेकिन बड़ा इस्लाम नज़र आया, और वापस मिस्र आए तो कहा कि यहाँ मुसलमान तो बहुत हैं, इस्लाम नहीं नज़र आ रहा। मेरा पॉइंट ये है कि हमारे पास एक इंटेलेक्चुअल, एक ऐसी यूनिवर्सिटी होनी चाहिए जो कि वो स्कॉलर्स प्रोड्यूस करे जो लोगों को एक, जिस तरह एक अल अज़हर यूनिवर्सिटी ने एक दफ़ा मुसलमानों के अंदर, वो भी एक सेंटर था लर्निंग का, सारे जाते थे, स्कॉलरशिप होती थी, बड़ी बड़ी डिबेट्स होती थी, बड़े बड़े यानी जो टॉप हमारे साइंटिस्ट थे वो उनका जो अंडरस्टैंडिंग दीन की थी और कुरान की वो भी बहुत थी। ये बड़े बड़े साइंटिस्ट थे, तो साथ साथ चल रहा था, साइंस भी चलती थी, उनको दीन की भी समझ थी। अब ये बिल्कुल सेपरेट हो चुका है, और मैं ये चाहता हूं कि इस यूनिवर्सिटी में वो स्कॉलरशिप आए जो कि आगे, जिस तरह इलामा इकबाल का था कि द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट की एक उन्होंने किताब लिखी है,
کہ اس کو اب آگے لے کے جائیں ہم، کیونکہ جو اسلام ہے اس کے جو علامہ اقبال کی سارا تھیسس تھا، اس کے جو فاؤنڈنگ پرنسپلز ہیں وہ تو چینج نہیں ہوتے، لیکن باقی چیزیں اجتہاد اس سے چینج ہوتی رہتی ہیں، وقت کے ساتھ وہ گرو کرتا ہے ہمارا دین، وہ اسٹیگنیٹ نہیں کرتا، اور وہ تب کرتا ہے جب کہ اسکالرز اس کیپبلٹی کے ہوں جو کہ ڈبیٹ کر کے تھاٹ پروسیس آگے لے کے جائیں۔ تو القادر انشاءاللہ میرا وہ ویژن ہے کہ یہ ہمارے ملک میں ایک ہماری سوچ کو ڈیولپ کرے گا۔ اس وقت جو ہمارا یوتھ ہے وہ اتنا متاثر ہے مغرب سے، مغرب کی ٹیکنالوجیکل پروگریس سے، اس سے وہ اتنے متاثر ہو گئے ہیں کہ وہ ریئلائز نہیں کرتے کہ اس میں بڑا فرق ہے۔ ایک معاشرہ ٹیکنالوجی میں تو آگے چلا جائے گا، لیکن کیا ان کی ایز ایک انسان ہوتے ہوئے ان کی گروتھ ہو رہی ہے یا نہیں؟ کیا وہ صحیح راستے پہ جا رہے ہیں، غلط راستے پہ چلے گئے؟ اور یہ ہمیشہ دنیا کی تاریخ آپ پڑھیں تو کوئی بھی ایسا سویلائزیشن نہیں ہے جو کہ ہمیشہ کے لیے اوپر جا رہا ہے۔ وہ اوپر گئے ہیں، پھر کوئی ایسا وقت آتا ہے کہ وہ غلط راستہ پکڑ لیتے ہیں اور وہ نیچے آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو ہم، کیونکہ میں مغرب کو باقی سب سے بہتر جانتا ہوں اور میں زیادہ مغرب میں پوری طرح رہا بھی ہوں اور ایک حصہ رہا ہوں معاشرے کا، میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ان میں کئی اچھائیاں ہیں اور وہ اچھائیوں کی وجہ سے وہ اوپر جاتے ہیں، ان کی ادارے ہمارے سے زیادہ مضبوط ہیں، اور مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے ان کی اخلاقیات ہمارے سے بہت زیادہ ہے۔ جو ان کی مورل سٹینڈرڈز ہیں، اور مورالٹی میں وہ نہیں بات کر رہا، کہ میں صرف ان کی سچائی کی بات کر رہا ہوں۔ ان کی آپ پارلیمنٹ میں چلے جائیں، ان کی جو لیڈرشپ کی چھوٹی چھوٹی چیز کے اوپر وہ، یہ تو بڑی دور کی بات ہے کہ یہ پیسے، ایک کینڈیڈیٹ کا بیٹا پیسے آفر کر رہا ہے اور وہ نیگوشیٹ کر رہا ہے کہ جی کتنی قیمت لگائی ہے اپنا ضمیر بیچنے کے لیے، اس کا تصور بھی نہیں ہے وہاں۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر اگر وہ کیریکٹر نہ ہو لیڈرشپ کا، وہ ڈسکوالیفائی کر دیتے ہیں۔ تو اور ان کا جو یہ مورالٹی ہے یہ ہمارے سے زیادہ آگے ہے، ان کی سچائی ہمارے سے زیادہ ہے، اور ان کی محنت، تعلیم، اس میں ہمارے سے زیادہ آگے نکل گئے۔ لیکن جو ان کی تباہی ہے وہ ان کے فیملی سسٹم کے اندر ہے، اور فیملی سسٹم ہوتا ہی اس کا تعلق دین کے ساتھ ہے۔ یہ کسی نے کہنا کہ جی آج کل اگر وہ فیملی سسٹم جا رہا ہے تو یہ ماڈرنٹی ہے، اس کا ماڈرنٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ حضرت لوط علیہ السلام کے زمانے میں بھی وہ تو پرانا زمانہ تھا، لیکن وہ تباہ ہوا۔ ان کی مورالٹی، جب ان کا جو فیملی سسٹم سارا کریش ہوا تو معاشرہ گیا، اور جب مورل سسٹم تباہ ہوتا ہے تب بھی ایک معاشرہ چلا جاتا ہے۔ جو آپ دنیا کے سویلائزیشنز اٹھا کے دیکھیں تو جب وہ پیک پہ ہوتے ہیں تو ان کی مورالٹی، ان کے مورل سٹینڈرڈز، یعنی ان کی جو سچائی اور ان کی جو ایمفسس مورل ویلیوز پہ، وہ کنٹمپری سویلائزیشن سے زیادہ اوپر ہوتی ہیں، اور وہ جب نیچے جاتے ہیں وہ مورالٹی کولیپس ہوتی ہے۔ فائنینشیل کولیپس پہ سویلائزیشن نہیں نیچے جاتا، ان کے جب مورل ویلیوز کولیپس ہوتے ہیں وہ نیچے چلا جاتا ہے۔ جو جرمنی اور جاپان کی میں مثال دیتا ہوں کہ وہ بالکل تباہ ہو گئے تھے سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد، لیکن وہ 10 سال میں پھر کھڑے ہو گئے۔ لیکن کئی ملک ہیں آپ کے سامنے، فیلڈ سٹیٹس ہیں، آپ فیلڈ سٹیٹس میں دیکھیں، اصل وجہ یہ نہیں ہوتی کہ ان کے پاس کوئی وسائل کی کمی ہوتی ہے، مورل کولیپس ہوتا ہے، چوری پہ لگے ہوئے ہوتے ہیں، کرپشن کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں۔ کرپشن کا مطلب جو پیسے، جب ایک ایلیٹ ایک ملک کی پیسے پہ چلی جاتی ہے تو مورالٹی کولیپس ہو جاتی ہے۔ تو فائنلی کمنگ ڈاؤن کہ میرا یہ ویژن کیا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا دین اسلام میں جو گائیڈنس ہے، اس گائیڈنس کے لیے لیڈرشپ چاہیے، اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ وہ لیڈرشپ بہت پاکستان میں، یعنی جو ملک بنا ہی تھا اسلام کے نام پہ، اور جو علامہ اقبال کی خواب ہی یہ تھی کہ ہم نے ایک ماڈل بنانا ہے دنیا کو کہ اصل میں اسلام کیا ہے، یہ اصل میں لیڈرشپ یہاں سے نکلنی چاہیے، جو میری ساری خواب ہے، جو کہ وہ لیڈرشپ پروڈیوس کرے گی، جو تھاٹ لیڈرز ہوں گے، جو بتائیں گے لوگوں کو، جو ریسرچ کریں گے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی کے اندر چیزیں، ان کی پورا کہ وہ سارا کانسیپٹ مدینہ کی ریاست کا کیا تھا، انہوں نے کیا وہ ریاست سیٹ اپ کی جس کے اندر
कौन से वो प्रिंसिपल्स थे, वो इटर्नल प्रिंसिपल्स थे, हमेशा के लिए उन्होंने सेट किए, जिसने कौम को उठा दिया। और फिर वो क्या कैरेक्टर बिल्डिंग उन्होंने लोगों की क्या की कि जो उनके करीब था सब लीडर्स बन गए। कभी भी दुनिया की तारीख में इतने थोड़े टाइम पे इतने अजीम इंसान नहीं हुए जो कि उस जमाने में थे। और वो सब उनकी मिसाल देख के, उनके कैरेक्टर को देख के सब उन्होंने सारे माशरे की कैरेक्टर ऊपर उठा दिया और माशरे को लीडर्स बना दिया। इतने एक मैं किताब को रेफर करता हूँ कि दी अरब कॉन्क्वेस्ट, वो हमेशा उसके अंदर सिर्फ एक चीज़ है कि वो सब हैरान थे कि ना इनके पास कोई ज़्यादा फौजें बड़ी हैं, ना इनके पास कोई नए हथियार हैं, ये कैसे सारी दुनिया पे छा गए लोग। तो वो स्टडी करे, वो यहाँ से हमें स्टडी करना चाहिए, वो कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स थी जिन्होंने उन लोगों को उठाया। और हमें कुरान में अल्लाह का हुक्म है कि उनकी ज़िंदगी से सीखो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से सीखो, क्योंकि वो हमारी बेहतरी के लिए, जब हम वो सीखते हैं तो वो या इंसान को उठा देते हैं और अगर मुल्क वो प्रिंसिपल्स अडॉप्ट करता है तो वो मुल्क ऊपर चला जाता है। और मैं ये चाहूँगा कि ये फिर जो हम यहाँ रिसर्च होगी, फिर ये सारे हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जाएगी, हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में गाइडेंस जाएगी कि हमने बच्चों के लिए किस लेवल की उन्हें करनी है। क्योंकि अभी मैं देखता हूँ इस्लामियात का कोई इफेक्ट ही नहीं होता बच्चों के ऊपर, उनकी रेलेवेंस ही नहीं होता। हम उनको वो किताबें पढ़ा देते हैं जो उस एज पे उनको समझ नहीं होती। तो हमने कैसे उनको क्या बताना है, कैसे उनके कैरेक्टर कैसे बिल्ड करने हैं, कैसे उनको फ्यूचर लीडर्स बनाना है। और ये होगा जब तक कि हमारे मुल्क में क्वालिटी की इंटेलेक्चुअल लीडरशिप नहीं होगी, जो कि सही माने में जिस तरह जो इलामा इकबाल ने किया था कि एक फ्रीडम मूवमेंट के अंदर एक इंसान की जो कंट्रीब्यूशन थी सिर्फ उनकी नॉलेज की वजह से और उनकी इंटरप्रिटेशन जो थी जो कुरान शरीफ में से, और उनकी जो बल्कि उनकी सारी शायरी कुरान शरीफ में से है। आप अगर उनकी शायरी पढ़े, उसकी कोई ना कोई कुरान की आयत की उसके वो शेर के पीछे आप चले जाए तो कोई रेलेवेंस है। तो उस तरह की इंशाल्लाह यहाँ मेरी सोच है। सितंबर 1 को हमारी ओपनिंग डेट है इसकी, और उसके लिए आपसे पूरी तैयारी करेंगे। और जो इम्पोर्टेंट चीज़ मैं सिर्फ आखिर में, हमने जो बड़े बड़े दुनिया में बड़े नाम हैं मुसलमान स्कॉलर्स के, मगरब में जो हैं बड़े बड़े नाम हैं जिन्होंने काम किया हुआ, किताबें लिखी हुई हैं, सैयद नासिर हुसैन जैसे और हमजा यूसुफ, ये सारे आउटस्टैंडिंग जिनकी बड़ी देर की रिसर्च है, इन सारों को हम इस बोर्ड के ऊपर लेके आ रहे हैं अपने, जो कि हमें गाइड करेगा कि हमने इसको आहिस्ता आहिस्ता इस थॉट प्रोसेस को या इस यूनिवर्सिटी में कैसे आगे लेके जाना है। सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। नाज़िम वज़ीर आज़म इमरान खान अल-क़ादिर यूनिवर्सिटी के दौरे के मौके पर इज़हार ख्याल कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अल-क़ादिर यूनिवर्सिटी का मकसद ये है कि दीन की हमारी ज़िंदगी से मुताबिकत पैदा की जाए। उन्होंने ये भी कहा कि मुल्क में तालीम की अहमियत को उजागर करना ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी कौम इल्म के बगैर तरक्की की मनाज़िल तय नहीं कर सकती।